Okay, so good evening to all again. Welcome to the Asra's Business Planning Program. Let me share my screen first. Is my screen visible to all? Can anyone Yes, sir. Yes. unmute and see? Okay, so before starting this program, I will just introduce myself. So my name is Prakash Agashe. I'm working in the Asra Foundation. At present, I'm working as a program manager for the credit linkages section. So uh, in this program, the business planning program, what we are going to do, we will see that agenda first. So in this program, we will understand what is business plan. Business plan क्या होता है? Then how to plan a business. Tools and templates for planning a business. Basic compliances and sources of funds. Now, on the screen, if you see, you will see a picture. और इस पिक्चर में एक पर्सन है जो एक आइडिया है, उनके पास कुछ विजन है, स्टार्टअप है, वो बहुत सारी चीजों से कंफ्यूज है। ये कंफ्यूजन क्या है कि वेयर टू स्टार्ट, कंफ्यूज अबाउट वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से शुरुआत करें हम। अगर आपने भी ये सिचुएशन फेस की होगी जब आपने आपका न्यू बिजनेस स्टार्ट किया होगा, या अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ये पर्टिकुलर सिचुएशन जो है वो आप महसूस कर रहे होंगे। अभी फिलहाल आप इसी सिचुएशन से जा रहे होंगे कि मेरे पास आइडिया है तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। क्या मैं पहले मार्केटिंग के बारे में सोचूं, क्या मैं पहले सेल्स के बारे में सोचूं, या मैं सोशल मीडिया पे अपना पेज बनाऊं या वेबसाइट बनाऊं, क्या एग्जैक्टली करूं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। आई I have an idea. I want to start a business. I have some money with me. Everything is there. But still, हमारा माइंड एक कंफ्यूज स्टेट में होता है कि हम क्या करें, इसके लिए कैसे स्टार्ट करें, कैसे आगे बढ़े। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है, ये ना ना कि सिर्फ और सिर्फ न्यू बिजनेसेस के लिए होता है, लेकिन एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए भी ये एक स्टेज होती है। आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस तो ऑलरेडी रन करते रहते हैं, उन्हें पता होता है उनकी कैपेसिटी क्या है, मशीनरी क्या है, उनका प्लान मार्केटिंग वगैरह फिक्स है। लेकिन एक बार अगर उनको एक्सपांशन करना है तो डेफिनेटली वो अगेन इसी स्टेज में आते हैं। ठीक है, उनका वो स्टेज का हम कह सकते हैं लेवल थोड़ा सा अलग होता है कि उनको एक्सपांड करना है तो कौन से एरिया में एक्सपांड करना है, क्या दूसरी ब्रांच स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ फ्रेंचाइज कर सकते हैं, या फिर किसी और के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। इस तरह से काफी सारी चीजों का कंफ्यूजन एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी होता है। सो जैसे अगर आपको न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें तो भी आपके पास आपको दिक्कतें होती है, वैसे ही सेम वेज में आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्सपांड करने के वक्त भी ये कंफ्यूजन होता है। सो नाउ इसमें हम पहले देखेंगे कि बिजनेस प्लान क्या होता है। अब मैंने आपको ये कंफ्यूजन का एक पर्टिकुलर स्क्रीन जो है वो पिक्चर एक दिखाया था, तो उसका क्या एग्जैक्टली मीनिंग होता है। अगर आप देखोगे कि आप अगर वैसे स्टेज में हो तो आपको बिजनेस प्लान करना है, तो लेकिन बिजनेस प्लान करना है तो वो क्या करना है, कैसे करना होता है, वो क्या होता क्या है बिजनेस प्लान, उसका मतलब अगर आपको बिजनेस प्लान करना है देन व्हाट इज द पर्पस, क्या रीजन है जिसकी वजह से हमें बिजनेस प्लान करना पड़ता है, और व्हाई शुड वी डू अ बिजनेस प्लान, वो क्यों करना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें ये तीन यहाँ पर आपको स्क्रीन पे मैं कुछ डेफिनेशन है वो भी बताऊंगा, फिर उसके पर्पजेस क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। तो मैं पहले इसे रीड आउट करता हूँ, सिर्फ रीड करूंगा आप लोगों के लिए। A business plan is a written document that details the objective of businesses and how it intends to achieve its goal.
A business plan lays out a written roadmap for an organization for marketing, financial and operational standpoints. अब ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है इसे हम फिर से एक बार पढ़ेंगे. अ बिजनेस प्लान इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट. अगर आपने यहाँ पे देखा तो ये फर्स्ट जो वी कैन से नॉट एग्जैक्टली अ सेंटेंस, अ फर्स्ट लाइन ऑफ दिस डेफिनेशन, व्हाट इट सेज, ये कहता है कि बिजनेस प्लान रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए. मीन्स व्हाट, आप जो भी प्लान करोगे आपके बिजनेस के लिए, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो या एक्सपांड करना चाहते हो, तो आपके पास उसे रिटर्न मीन्स उसे एक डॉक्यूमेंटेड बनाना जरूरी है. ये डॉक्यूमेंटेशन आप जैसे आप देख रहे हो कि आपके पास अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में आप एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड में ये बना सकते हो, या तो फिर आपके पास अगर पेन पेपर है, पेन पेपर पे भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है. नाउ अब ये अगर रिटर्न है तो इसमें क्या होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है. सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द डिटेल्स, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस एंड हाउ इट इंटेंड्स टू अचीव गोल्स. हर बिजनेस के कुछ गोल्स होते हैं. जो भी एंटरप्रेनर है उसे कुछ ना कुछ गोल सेट करना जरूरी होता है. शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं. तो वो गोल्स क्या है वो डिटेल में लिखना बहुत जरूरी है. और वो अचीव करने के लिए आप बिजनेस कैसे करोगे, ये जो डिटेल्स है वो भी उसमें लिखना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, अ बिजनेस प्लान लेज आउट अ रिटर्न रोड मैप. जैसे ही आप ये सारे पॉइंट्स कवर करोगे, देन अ बिजनेस प्लान will lay out a written roadmap for the organization from marketing, financial and operational standpoints. देखिए, मार्केटिंग के बारे में अगर आप सोच रहे हो, फाइनेंस के बारे में सोच रहे हो, और बिजनेस जो चलाना है मतलब हमारे डे टू डे ऑपरेशंस है, वो सारे पॉइंट्स के बारे में आपको एक रोड मैप मिलेगा. दैट इज योर बिजनेस प्लान. सो बिजनेस प्लान रिटर्न होना चाहिए, उसमें गोल जो है वो डिफाइन होने चाहिए, उसे अचीव करना है वो भी हमें डिफाइन करना जरूरी है इन डिटेल. अब बिजनेस प्लान बनाने का पर्पस, व्हाट इज द रीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, इट हेल्प यू इट हेल्प्स टू रन योर बिजनेस विद अ कोहेसिव विजन. अब ये क्या होता है, तो देखिए, अगर आप एक बार आपका बिजनेस प्लान बना लेते हो तो आपकी जो विजन है, तो उसके साथ आपका बिजनेस चल रहा है या नहीं, ये आप तय कर सकते हो. सेकेंड थिंग, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ योर बिजनेस. ये जो फाइनेंशियल वायबिलिटी होती है ये बहुत जरूरी होती है. ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि फाइनेंशियल वायबिलिटी मतलब क्या होता है, कैसे होता है, ये भी मैं आपको आगे स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगा. द थर्ड थिंग, व्हाई शुड यू प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान. अगेन, अब ये दोनों चीजें हमने देखी कि बिजनेस प्लान क्या होता है और उसके रीजंस क्या है बनाने के. तो अब ये देखेंगे कि क्यों बनाना चाहिए. अ बिजनेस प्लान इज एन important strategic tool for entrepreneurs. It helps them to achieve both short term and long term goals. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बताया गया है कि बिजनेस प्लान एक स्ट्रेटेजिक टूल है फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स. अब आप सब लोग जानते हो कि टूल ये जो होता है ये बहुत जरूरी होता है. अगर मैं बहुत ही सिंपल और नॉर्मल भाषा में आपको बताता हूँ, देखिए, अगर आप कोई भी घर में डोमेस्टिक वर्क वगैरह कर रहे हैं, कुछ लेट्स से हम कुछ स्क्रू वगैरह फिटिंग करने का काम करते हैं, तो स्क्रू को जब तक आप वो पर्टिकुलर स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल नहीं करते हो तब तक वो फिट नहीं होता है. ये आप सब लोगों को पता है. आपको ये मतलब छोटी छोटी काम होते हैं, उसमें हमें इस टूल्स की बहुत जरूरी होती है. जब तक आप उस पर्टिकुलर टूल को इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं होता है. तो वैसे ही बिजनेस प्लान एक स्ट्रेटेजिक टूल के हिसाब से काम करता है, जो आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस के छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स हो या लॉन्ग टर्म गोल्स हो उन्हें अचीव करने के लिए. अब
यहाँ पर आपको और एक यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें ये जो स्लाइड है जिसे हमने लिखा है हाउ डज अ बिजनेस प्लान लुक। अब यहाँ पर मैंने फिर से जिस तरह से ये पिक्चर प्रेजेंट की है, तो इफ यू सी, इसमें हमने कुछ वर्ड सिलेक्ट किए हुए हैं। फर्स्ट मिशन, सेकंड स्वॉट एनालिसिस, टाइमलाइन, स्ट्रेटजी, टीम, कंपटीशन, फाइनेंस, मार्केटिंग प्लान। ये सारी चीजें आपको इन डिटेल एक डॉक्यूमेंट में लिखनी होगी। अब ये क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये भी हम नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। नाउ स्टेप वन, आपको क्या करना है, हाउ टू, मतलब अगर बिजनेस प्लान लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्क्राइब द बिजनेस एक्टिविटी। अब ये बहुत जरूरी है कि हमें बिजनेस एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी होती है। मैं आपको इसमें एक बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जैसे आपके प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी आप ऑफर करने वाले हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में जब हम एंटरप्रेन्योर से बातचीत करते हैं ओवर द फोन या वन टू वन, जब हम बात करते हैं उनसे, तो हम उनको कभी कभी फोन पर इस तरह से हमारे कॉन्वर्सेशन भी है, हमने नोट किए। हम उनको पूछते हैं कि सर आपको क्या एक्टिविटी करना है। सर हमें दुकान स्टार्ट करनी है। सो कौन सा दुकान स्टार्ट करना है? सर कपड़ों का दुकान स्टार्ट करना है। सो कपड़ों का दुकान मतलब क्या स्टार्ट करना है आपको एग्जैक्टली उसमें? सर उसमें हमको फिलहाल तो जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स करने हैं। लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स में भी क्या, लेडीज चिल्ड्रन वेयर्स या आपको जेंट्स मेंस वेयर रखना है। तो इस तरह से आपको एक्टिविटी एक्चुअली डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर मैं रेडीमेड गारमेंट्स का ट्रेडिंग का शॉप स्टार्ट करना चाहता हूं, तो एग्जैक्टली मैं उसमें क्या रखूंगा, कौन से प्रोडक्ट्स होंगे, क्या सर्विसेज मैं प्रोवाइड करूंगा, ये लिखना बहुत जरूरी है। आपको आपका बिजनेस का एक्टिविटी इन डिटेल अलोंग विथ प्रोडक्ट सर्विसेज जो आप ऑफर करने वाले हो, वो लिखना बहुत जरूरी है। फिर वो जो भी आपके प्रोडक्ट सर्विसेज होंगे, उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप उसे लिख सकते हो, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, सुटेबल नेम फॉर योर बिजनेस। डेफिनेटली काफी सारे ब्रांड्स होते हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है कि लोकली कुछ शॉप काफी फेमस होते हैं, लोग उसमें से थोड़ा इधर उधर करके अपने शॉप का नाम वगैरह लिखते हैं। तो इसी तरह से सुटेबल नेम आपके बिजनेस के लिए रखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने कहा कि रेडीमेड गारमेंट्स का अगर कोई शॉप स्टार्ट करना चाहता है और वो पर्टिकुलर पर्सन अपने नाम से स्टार्ट करना चाहता है, तो वो लिख सकता है। अगर वो लेट्स से अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसका मनोज करके नाम है, वी कैन से मनोज गारमेंट्स हो गया, मनोज हैंडलूम स्टोर हो गया, ऐसे कुछ अगर उसे लिखना है, तो डेफिनेटली उसे एक सुटेबल नेम जो है वो लिखना जरूरी है। इफ यू राइट डाउन 3 4 5 नेम्स, देन यू कैन चूज वन पर्टिकुलर नेम। नेक्स्ट, लिस्टिंग ऑफ नेम्स एंड डिटेल्स ऑफ की टीम मेंबर्स। अब ये बहुत जरूरी है। अब कभी कभी हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आई एम जस्ट अ सिंगल पर्सन और अ सोल प्रोप्राइटर। ओके, सो मेरे पास तो कोई टीम वगैरह तो है नहीं, तो मैं मेरे बारे में क्या लिखूंगा? देन अगेन वी से, आपका नाम लिखिए एंड द डिटेल्स अबाउट यू। मतलब आपको इस बिजनेस के बारे में क्या जानकारी है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, ये सारी चीजें आप उस बिजनेस प्लान में लिखिए। जिससे क्या होता है, द थिंग इज दैट कि एग्जैक्टली आपका क्या नॉलेज है बिजनेस के बारे में, एक्सपीरियंस क्या है, ये बिजनेस प्लान पढ़ने वाले को पता चलता है। एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हमें भी ये पता चलता है कि हमें बिजनेस करने के लिए हमारे पास स्किलफुल पर्सन है या नहीं है, ये बहुत जरूरी है। फिर अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, आपके हाथ के नीचे 2 4 लोग काम कर रहे हैं, तो उनका एग्जैक्टली प्रोफाइल क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो किस चीज में माहिर है, देन उनका नॉलेज कैसा है, मार्केटिंग के बारे में नॉलेज कैसा है, एडेड एडवांटेज उनके पास क्या क्या है, कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने स्किल सीखे हुए हैं, वो भी आप उसे ऐड कर सकते हो। देन
फाइनलाइजेशन ऑफ बिजनेस लोकेशन। अब ये बात बहुत जरूरी है कि आपको बिजनेस लोकेशन फाइनलाइज करनी है। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था, एक शॉप का लिया था जिसमें आप ट्रेडिंग, रेडीमेड गारमेंट का ट्रेडिंग का शॉप हम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये आप जहां पर स्टार्ट करना चाहते हो वहां पर मार्केट कंडीशन कैसा है, वहां पर लोकेलिटी कैसी है, आप जो भी प्रोडक्ट्स या आप जो भी वहां पर गारमेंट वगैरह जो भी बेचने वाले हो वहां पर लोग हैं या नहीं। अगर आप मार्केट में जाते हो और वहां पर आपको दिखाई देता है कि मेंस वेयर बिल्कुल भी नहीं है लेकिन चिल्ड्रन वेयर है, लेडीज वेयर है, मेंस वेयर का वहां पर शॉप नहीं है, तो क्या वो चल सकता है क्या, ये थोड़ा सा आपको वहां पर जगह देखकर आपके शॉप के बारे में सोचना होगा। सेकेंड थिंग, बहुत जरूरी है कि आपके शॉप तक आने जाने का रोड है या नहीं है। नहीं तो आप सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे अगर शॉप लोगे तो वहां तक तो वॉक इन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उस तरह से आपको बिजनेस लोकेशन फाइनलाइज करते वक्त छोटी छोटी चीजों का ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब मैं थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताता हूँ क्योंकि इसमें एक हमारा एक एग्जाम्पल भी है, वो भी मैं देना चाहता हूँ। जैसे हमने कुछ सालों पहले एक पर्टिकुलर व्यक्ति थे जो हमसे अप्रोच हुए थे और उनका एक बिजनेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। तो उनको अपना शॉप ही चेंज करना था। तो वो कह रहे थे कि हम कैसे फाइनलाइज करें जगह वगैरह, क्योंकि उनकी अब जो एग्जिस्टिंग प्लेस थी उसमें दिक्कत ऐसी थी कि वो जो शॉप थी वो ऐसे एक गली में थी और वहां पर सिर्फ जो हम कह सकते हैं थ्री या छोटा फोर व्हीलर जो टेम्पो रहता ना उतना ही वहां जा सकता है। और उनके पास जो मटेरियल आता था, रॉ मटेरियल आता था या उन्हें फिनिश गुड्स जो भी ऑर्डर बनाकर जो उनको जो भेजना पड़ता था वो बड़े ट्रक में जाता था, ऑर्डर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। सो फॉर दैट रीजन उन्हें क्या करना पड़ता था कि एक पर्टिकुलर मतलब वो जो भी पर्टिकुलर गली थी वो रोड के एक एंड के ऊपर उनको वो बड़ा ट्रक रुकवाना पड़ता था, फिर छोटे टेम्पो में सारा माल शिफ्ट करवाओ, देन दैट एंटायर मटेरियल विल कम टू हिज मतलब जो भी फ्लोर है वहां पर आ जाएगा उनके, फिर वो वहां पर उसे पूरा उतार लेते थे एंड देन अगेन वो उसे मतलब जब भी वो प्रोसेस करके आगे फिनिश गुड्स बनाकर फिर से इसी प्रोसेस से उस ट्रक में लोड करके भेज देते थे। इससे उनका समय एज वेल एज लेबर के ऊपर खर्चा, छोटा टेम्पो बड़ा टेम्पो के ऊपर जो खर्चा होता था वो काफी देर तक होता था। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग की भी अगर आप जगह ढूंढते हो तो आपका रॉ मटेरियल जो भी ट्रांसपोर्ट से आने वाला है तो वो अच्छे तरीके से आपके वर्कशॉप तक आ जाए, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वहां पर रोड का अप्रोच कैसा है, मतलब ऐसा ना हो कि आपने शॉप खरीदा हुआ है और वहां पर अच्छी सड़क नहीं है, एक्सक्यूज मी, अच्छी सड़क नहीं है। अगर नॉर्मल कच्ची सड़क है तो बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत होती है। ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हमने किए थे तो जिसमें हमने ये लिखा है कि फाइनलाइजेशन ऑफ बिजनेस लोकेशन ये बहुत जरूरी है। अब उसके आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, मतलब बिजनेस में आप खुद कितना इन्वेस्ट कर सकते हो या आपको कहीं से लोन वगैरह लेना है तो उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका एनालिसिस आपको करना बहुत जरूरी है। वो कैसे करना है वो भी हम आगे स्लाइड्स में आपको बताएंगे। अब ये जो बिजनेस प्लानिंग का पर्टिकुलर हम जो सर्विस है ये करते वक्त इसमें हम और एक चीज बताते हैं कि आपको कंपटीशन और मार्केट का स्टडी करना है। तो इसके लिए हमने कुछ टेम्पलेट बनाए हो, उस टेम्पलेट का एक छोटे से कुछ स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये टेम्पलेट्स है जैसे कि आपको कंपटीशन का एनालिसिस करना है। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आप कोई पर्टिकुलर जगह पर आपको दुकान आपको फाइनलाइज करनी है तो वहां पर आपको आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। तो ये जो टेम्पलेट है मतलब जैसे यहाँ पर आप टेम्पलेट में ये क्वेश्चंस देख रहे हो, तो ये जो क्वेश्चंस है ये हमने कैसे बनाए, मतलब इस तरह से हमने ये पूरा टेम्पलेट बनाया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चंस हमने कैसे बनाए, तो जिस तरह से
आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास अप्रोच हुए कि हम कैसे करें, हम जाए मार्केट में और कंपटीशन स्टडी कैसे करें, कैसे पूछ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास जो एक्सपर्ट्स थे और हमारे जो भी रिसर्च में हमने देखा, तो उसमें से हमने ये कुछ क्वेश्चंस निकाले और वो क्वेश्चंस लिखे हैं, जिस सो दैट वो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, जिसका यूटिलाइज आप कंपटीशन स्टडी करने के लिए या मार्केट स्टडी करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। नाउ ये जो टेम्पलेट होता है, तो इसमें पहला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉम्पिटिटर 1 2 3 4 5 ऐसे आप कॉलम्स बनाकर देख सकते हो। तो इसमें कुछ कॉम्पिटिटर के रिलेटेड क्वेश्चंस है, जैसे कि कॉम्पिटिटर का लोकेशन कहाँ पर है, वो कितने सालों से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनके टारगेट मार्केट क्या है, देन उनका सेलिंग पॉइंट क्या है, उनके पास स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस या मार्केट अगर हम देखेंगे वहां पर कैसा है, तो इसके बारे में भी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक हमारे पास लेडी एंटरप्रेनर आए थे, उन्हें ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करना था। तो उन्होंने एक जगह देखी थी, तो उस जगह को विजिट करने के लिए हम वहां गए थे। तो वहां पर जब हम गए, एक कॉम्प्लेक्स था वहां पर, ऐसे मतलब वी कैन से एक स्क्वायर था, रोड का जो हमारा स्क्वायर होता है वैसे स्क्वायर था, और उसमें कॉम्प्लेक्सेस थे। तो उस कॉम्प्लेक्स में हम वहां पर पहुंचे, गाड़ी वगैरह पार्क करने के बाद हम देखने लगे, तो वहां पर काफी सारे काफी सारे मेन वुमेन सलोन्स, ब्यूटी पार्लर, वो 2 3 कॉम्प्लेक्स में बहुत थे, बहुत मतलब वहां पर थे। तो हम थोड़ा सा वहां पर सरप्राइज हुए कि इस तरह से अगर इतने सारे यहाँ पर सलोन्स या ब्यूटी पार्लर्स है, तो ये लेडी अगेन यहाँ पर क्यों लेना चाहती है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर कॉम्पिटिटर्स है और ऑलरेडी वहां पर लोगों की भीड़ होती है, तो ये यहाँ पर क्यों करना चाहती है, यहाँ पर तो कैसे चलेगा फिर आगे। तो हमने उनसे पूछा कि जैसे कि इतने सारे ऑलरेडी यहाँ पर कंपटीशन दुकान वगैरह सब चालू है, तो आपने यहाँ ये जगह क्यों चूज की। तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपको वही दिखाना चाहती हूँ, पहले हम थोड़ा सा ये दोनों कॉम्प्लेक्स में थोड़ा एक राउंड लगा के आते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि हमने वहां पे देखा, तो हर एक ब्यूटी पार्लर या सलोन में वेटिंग था। तो मैम ने भी वही देखा था, वही ऑब्जर्व किया था कि वहां पर सर्विसेज अवेलेबल है, हाई क्वालिटी की सर्विसेज अवेलेबल है, मतलब हाई चार्जेस वाले भी है, लो चार्जेस वाले भी है, सब तरह से अवेलेबिलिटी है। लेकिन हर एक शॉप में वहां पर वेटिंग था, मतलब वहां पर इतना सारा सप्लाई होने की वजह से डिमांड भी ज्यादा ही था, लोग नया नया चीज ट्राई कर रहे थे। तो यही ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा, और वो मार्केट ही पूरी तरह से अगर देखोगे तो सलोन ब्यूटी पार्लर्स का था। तो इसकी वजह से वहां पर वॉक इन ज्यादा से ज्यादा होते थे, क्योंकि वहां पर आजू बाजू में कुछ नया कॉलेजेस में कुछ ऑफिसेस वगैरह स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा से ज्यादा वॉक इन होते थे। नाउ नेक्स्ट, डिफाइन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये बहुत जरूरी कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको डिफाइन करना है, जैसे कि सीरियल नंबर, देन सर्विसेज या आपके प्रोडक्ट्स क्या है, प्राइसिंग या ऑफर्स क्या है, ये बहुत ही जरूरी है। ये क्यों जरूरी होता है, आप कहोगे अरे यार मैं अगर प्रोडक्ट मेरे पास है, चलो मैं कुछ कपड़े बेच रहा हूँ या मैंने कुछ फूड आइटम्स बेचने हैं, तो मैं ये क्यों लिखूं, इससे मुझे क्या होगा, उससे मुझे क्या मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि इससे आपके पास लिस्ट रेडी हो जाएगी कि आप क्या क्या प्राइसिंग आप क्या क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर करते हो, और उसमें ये भी ध्यान दे सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर्स आपसे आगे चल के लेने वाले हैं। तो आगे चल के आप उसे प्रायोरिटी दे सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है और कौन से प्रोडक्ट्स को बाद में प्रायोरिटी 1 2 3 4 कैटेगरी में आपको शिफ्ट करना है। अब एस्टिमेट सेल्स। अब ये जो पर्टिकुलर शीट होती है, ये हमारी इंटरनल शीट है, जिससे हम जो सेल्स वगैरह एस्टिमेट करते हैं वो किया जाता है। कि जैसे मैंने बताया था कि अगर आप इस तरह से
एस्टिमेशन कर सकते हो कि अगर आपने सारी चीजें वहां पे शॉप देख लिया है, आपको पता है वॉक इन्स कितने हो सकते हैं, और आपने प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर डिफाइन कर लिया है, तो इस तरह से आप आपका एक एस्टिमेटेड सेल का शीट खुद बना सकते हो। तो इसमें आप ड्रेस मटेरियल, शर्ट, ट्राउजर, साड़ी, ये जो देख रहे हो ये एक प्रोडक्ट का हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जैसे कि अगर किसी के पास ये 4 प्रोडक्ट लिस्टेड उसने किए हुए हैं, तो वो जनवरी, फरवरी, मार्च में कैसे बेच सकता है, कितनी क्वांटिटी कौन से पर्टिकुलर मटेरियल की बेच सकता है, ये यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट, एस्टिमेट एस्टिमेट कॉस्ट। अब ये जो कॉस्ट है, ये आपको कैसे एस्टिमेट करना है, ये हम यहाँ पर आपको बताएंगे। अब द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्टअप कॉस्ट। व्हाट इज स्टार्टअप कॉस्ट? आप सब लोग सोचते होंगे कि स्टार्टअप कॉस्ट क्या हो सकती है। सबसे पहले चीज, स्टार्टअप कॉस्ट में वो सारे चीजें, वो सारे एक्सपेंसेस आपको करने हैं जो एक्सपेंसेस आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले करते हो। ठीक है। द थिंग इज दैट फर्स्ट, एंटिटी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। नाउ व्हाट इज एंटिटी इनकॉर्पोरेशन? मतलब आपको अगर कोई बिजनेस करना है तो आपको कुछ एंटिटी बनानी होगी। मतलब आपको एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, आपको पार्टनरशिप फर्म करनी होगी, या आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करनी होगी, आपको वन पर्सन कंपनी करनी है, या आपको सोल प्रोप्राइटरी कंपनी करनी है, जिसमें आप सिर्फ आप एक हो और आप खुद अकेले बिजनेस करना चाहते हो एज अ सोल प्रोप्राइटर, लेकिन आप पार्टनरशिप में आपके फ्रेंड के साथ, आपके रिलेटिव के साथ, या आपके कोई कलीग है उनके साथ अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो दोनों मिलके पार्टनरशिप फॉर्म भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सॉरी, एंटिटी इनकॉर्पोरेशन जो एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड वैल्यू उसका लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरी शॉप एक्ट लेकर महाराष्ट्र में बिजनेस करना चाहते हो, तो उसका कितना एक पर्टिकुलर आपको एक्सपेंस हो सकता है। आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाओगे और वहां पर शॉप एक्ट सर्विस के लिए देखोगे, तो वहां पर आपको चार्जेस जो है वो दिखाई देंगे, 236 रुपीज है, या आपको कंपनी फॉर्मेशन करना है, या आपको पार्टनरशिप करना है, तो उसके भी चार्जेस वहां पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो आप ऐसे एस्टिमेट कर सकते हो, या आपको पता है कि इसके लिए कंपनी फॉर्मेशन के लिए चलो 10,000 रुपये खर्चा आता है, ऐसे अगर हम मान के चलते हैं, ये आपको सीए ने बताया है या आपको किसी फ्रेंड ने बताया है, तो वो एक्चुअली कितना आता है उसका एक एस्टिमेट लेकर आप स्टार्टअप कॉस्ट के अंडर उसे लिख सकते हो। सेकेंड, प्रमोशनल एक्सपेंसेस। नाउ प्रमोशनल एक्सपेंसेस क्या होता है कि जैसे अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसे स्टार्ट करने से पहले हम प्रमोशन करते हैं। अगर आप कोई आउटलेट स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां पर आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन करोगे कि इस दिन हम हमारा न्यू बिजनेस के लिए एक न्यू बिजनेस का शॉप हम स्टार्ट करने वाले हैं। या आप वहां पर जैसे कि कोई ब्रोशर्स प्रिंट करके बांटे जाते हैं। तो इस तरह से जो भी मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले हम करते हैं, उसे प्रमोशनल एक्सपेंसेस कहा जाता है। इसमें एक और चीज भी होती है, जैसे कि अगर आप उस दिन, जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हो, उस दिन एक छोटा सा वहां पर कुछ प्रोग्राम रखते हो या कुछ पूजा वगैरह करते हो, तो उसके जो भी आपके एक्सपेंसेस आएंगे, वो एक्सपेंसेस इसमें लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज पैन टैन एप्लीकेशन एक्सपेंसेस। जैसे कि अगर कुछ आपको लीगल रजिस्ट्रेशंस करवाने हैं, तो उसके जो एक्सपेंसेस है, मैंडेटरी लाइसेंसेस वगैरह आपके बिजनेस के लिए है, तो वो एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। जस्ट गिव मी मिनट, हाँ, सॉरी। आई एम सो सॉरी। मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा नेक्स्ट, इसमें फिर से हम इस स्लाइड पे आते हैं कि कुछ कंप्लायंसेस आपको करने बहुत जरूरी होते हैं, जो बेसिक कंप्लायंसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैन कार्ड। नेक्स्ट, रेंट एग्रीमेंट और सेल डीड ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस, करंट अकाउंट विद बैंक, शॉप एक्ट और एनओसी फ्रॉम ग्राम पंचायत, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म। और जैसे मैंने बताया, यहाँ पर ओपीसी भी है।
Just give me 1 minute. Excuse me for that. मीनवाइल मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से कितनों का ये एक्सपीरियंस रह चुका है कि एक्चुअल प्लानिंग करने की वजह से आपका जो डिफिकल्टी आने वाली थी या आ सकती थी वो आप अवॉइड कर सके क्योंकि आपका प्लानिंग अच्छा था. कैन एनीवन शेयर एनी सच एक्सपीरियंस वेयर यू हैव एक्सपीरियंस्ड द impact of planning? Anyone can unmute and tell it. ओके, अगर आप अभी शेयर करना चाहते हो आपका एक्सपीरियंस, यू कैन. अदरवाइज आफ्टर दिस प्रोग्राम वी कैन, यू कैन शेयर दैट. We can continue. I'm sorry, I'm a little bit suffering from cough and cold. Sorry for that. So let's continue. The next thing, जैसे कि अगर आप कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर आप वहां पर नोट डाउन कर रहे हो, तो उसमें आपको नेक्स्ट करना है परचेस ऑफ मशीनरी. अब मशीनरी जो आपके बिजनेस के लिए यूटिलाइज की जाती है, तो वो जो भी मशीनरी है वो आपको, जैसे कि अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो भी आपकी मशीनरी होगी उसे लिस्ट डाउन करना बहुत जरूरी है. उसका क्या कॉस्ट है वो लिखना बहुत जरूरी है. द अगर हेलो, We can hear you, Ganesh. या सो नेक्स्ट इज, अगर आपको, जैसे कि अगर आपका कोई शॉप है और उस शॉप में आपके पास कुछ मशीनरी, जैसे बिलिंग मशीन होता है, वेइंग मशीन होता है, या कुछ कंप्यूटर है जिससे जिसका आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो उसे भी आप वहां पर मशीनरी और इसमें उसे लिख सकते हो. उसका क्या एग्जैक्टली कॉस्ट होने वाला है वो आपको लिखना जरूरी है. अब नेक्स्ट इज परचेस ऑफ व्हीकल्स. ये हमने जानबूझ के सेकंड इसमें व्हीकल का अलग से इसलिए लिखा है कि आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पर्टिकुलर गुड्स ट्रांसपोर्ट में हो तो व्हीकल जो होगा आपका वही आपकी मशीनरी होगी. मतलब आप अगर कोई टेम्पो ड्राइव कर रहे हो जिससे आप गुड्स वगैरह सप्लाई करते हो, तो वो आपका पर्टिकुलर बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का, तो आपकी मशीनरी होगी टेम्पो. या आपका कुछ टैक्सी सर्विस का बिजनेस है, टूरिस्ट का बिजनेस है, तो उसमें आपकी जो भी कार्स है जिससे आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रहे हो, तो वो आपका पर्टिकुलर मशीनरी हो गया. लेकिन आपका कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, ट्रेडिंग हो या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग हो, जिसमें आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक व्हीकल परचेस करना चाहते हो, तो वो अलग से आपको व्हीकल मतलब ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल करके उसे यूटिलाइज कर सकते हो. तो इसीलिए हमने इसे थोड़ा सा अलग से एक पॉइंट बना कर रखा था. नेक्स्ट इज फर्नीचर कॉस्ट. अब फर्नीचर कॉस्ट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बिजनेस में कहाँ पर फर्नीचर कितना लगने वाला है, कैसे है. मैन्युफैक्चरिंग है तो आपके यूनिट पर फर्नीचर लगने वाला है, साथ साथ में आपके शोरूम में फर्नीचर लगने वाला है, तो वो क्या क्या है तो उसका भी एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको लिखना जरूरी होता है. कॉन्टिजेंसीज होती है. देन डिपॉजिट, अगर आपका बिजनेस प्रीमाइसेस रेंटेड है और वहां पर आपने लैंडलॉर्ड को कुछ डिपॉजिट देना है, तो वो डिपॉजिट का अमाउंट का एस्टिमेशन आप रख सकते हो. वर्किंग कैपिटल, ये जो वर्किंग कैपिटल होता है, जैसे कि अगर आपको डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगते हैं, तो वो जो एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें आपको रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद आप देखोगे कि वहां पर आपका कंप्लीटली जो भी आपके पैसे हैं वो वहां पर एंगेज हो जाते हैं. और उसके बाद अगर आप आगे आगे देखोगे तो आपको पता चलता है कि आपको सैलरी पे करना है, या आपको कुछ आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी के बिल होते हैं, ये सब चीजें आपको पेमेंट करना होता है, तो वहां पर भी आपको पैसे की जरूरत होती है. तो ये जो पर्टिकुलर गैप हो जाता है, तो वहां पर आपको वर्किंग कैपिटल की बहुत जरूरत होती है.
ये स्लाइड हमने देखा था कि बेसिक कंप्लायंसेस कौन से हो सकते हैं। अब एस्टिमेट कैश नीड्स, जो मैंने बताया वर्किंग कैपिटल के बारे में, जैसे कि आप देखोगे कि आपको बिजनेस जो है तो इसमें आपको कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं वो आने ही वाले हैं, चाहे फिर आपका सेल ज्यादा हो कम हो या ना हो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ये ऐसा एक्सपेंस है आपको करना ही है, कुछ मिनिमम अमाउंट का बिल आपको आने ही वाला है हर महीने, यू हैव टू पे दिस बिल। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, सैलरी एंड वेजेस, अगेन सैलरी एंड वेजेस, आपके पास जो भी लेबर है या आपने कुछ एम्प्लॉयज रखे हैं तो उनको हर पर्टिकुलर महीना या आपने अगर वीकली बेसिस पे अगर कुछ लेबर हायर किए हैं तो उनको उस पर्टिकुलर वीक के एंड में आपको उनको पेमेंट करना बहुत जरूरी है। सो सैलरी एंड वेजेस। रिपेयर्स मेंटेनेंस कॉस्ट, ये भी बहुत जरूरी होता है कि आपके पास अगर कुछ मशीनरी है या आपके पास जैसे मैंने बताया कि व्हीकल आप यूटिलाइज कर रहे हो तो आपको उस पर्टिकुलर इसमें रिपेयर्स और मेंटेनेंस रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपने प्रीमाइसेस आपका रेंट पर लिया हुआ है तो आपको रेंट देना है। देन आपके पास अगर कुछ टेलीफोन वगैरह जो है तो उसके एक्सपेंसेस होते हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना पड़ता, सॉरी ऑफिस के कुछ आपके एक्सपेंसेस होते हैं। ये सारी चीजें स्टेशनरी वगैरह ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट इज सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, जिसमें आपको सेलिंग मार्केटिंग के कुछ एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजिंग आप करते हो, आपका गुड्स या रॉ मटेरियल आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो वो सारा मटेरियल जो है वो ये पर्टिकुलर सेलिंग ट्रांसपोर्टेशन हेड के अंदर आपको लिखना जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन एंड सीसी। नाउ सीसी मीन्स कैश क्रेडिट। टर्म लोन और कैश क्रेडिट ये क्या होता है ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताता हूँ। टर्म लोन जो होता है वो आप बिजनेस में असेट परचेस करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। बैंक आपको कोई असेट परचेस करना है, जैसे आपको मशीनरी परचेस करना है, आपको कुछ स्टॉक, सॉरी आपको कुछ वी कैन से फर्नीचर परचेस करना है या कुछ इक्विपमेंट परचेस करना है तो बैंक आपको टर्म लोन देगा। लेकिन आपको कुछ रॉ मटेरियल परचेस करना है, आपको दुकान के लिए कुछ आपका रिटेल का अगर दुकान है तो उसके लिए कुछ स्टॉक परचेस करना है, तो ये सब चीजों के लिए बैंक की तरफ से कैश क्रेडिट दिया जाता है। कैश क्रेडिट जो दिया जाता है वो वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए दिया जाता है। जैसे कि अगर आपके कुछ डेटर्स होते हैं या आपका जो भी स्टॉक होता है तो उसमें जो आपके पैसे वहां पर एंगेज होने वाले हैं तो उसके लिए आपके ये जो वर्किंग कैपिटल के वर्किंग डे टू डे एक्सपेंसेस है वो ना रुके, इसके लिए बैंक की तरफ से आपको कैश क्रेडिट दिया जाता है। नाउ सोर्सेस ऑफ फंड। अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास फंड्स होने चाहिए। मैंने ये एक स्टेप बताया था कि एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसमें आपको अब ये एनालिसिस करना है कि आपको फंड्स कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। मोस्ट एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओन कैपिटल। मेरे खुद के पास, हमारे पास मतलब आपके पास कितने आपका सेविंग है, आपके पास आपके फैमिली की तरफ से अगर कुछ आपको पैसे मिलने वाले हैं तो वो भी आप उसे फर्स्ट आपका ओन कैपिटल कह सकते हैं। देन लोन एंड डिपॉजिट फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड। तो इस तरह से आप अगर आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, उनसे आप लोन या डिपॉजिट ले सकते हो। थर्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, एनबीएफसी, जिनसे आपको टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन मिल सकता है। और गवर्नमेंट के भी अगर कोई स्कीम्स वगैरह होते हैं, आप अगर उसे वेबसाइट पे वगैरह देखते हो अलग अलग वेबसाइट्स पे, तो वहां से भी आपको ये लोन मिल सकते हैं। लेकिन ये सब सोर्सेस ऑफ फंड्स जो है इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके खुद के पैसे हैं, जैसे मैंने बताया ओन कैपिटल, वो उसे भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है आपके बिजनेस में तो आपके पास बिजनेस का रिटर्न डॉक्यूमेंट होना जरूरी है कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपए है तो मैं कैसे और कौन से चीजों में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ बिजनेस के लिए। जैसे कि अगर मैं 25,000 का मशीनरी खरीदने वाला हूँ, 10,000 का स्टॉक खरीदने वाला हूँ, देन मुझे इलेक्ट्रिसिटी का डिपॉजिट देना है, रेंट के लिए डिपॉजिट देना है, तो इस तरह से मुझे वो जो भी 1 लाख रुपीज है वो इन्वेस्ट कर सकता हूँ
या नहीं, ये मुझे तभी पता चलेगा अगर मैं हर एक चीज राइट डाउन मतलब लिख कर रखूंगा तो। सो बिजनेस प्लान के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको उसे लिख के रखना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप बैंक या आपके कोई फ्रेंड्स रिश्तेदारों के पास जाते हो और उनसे पैसों के लिए पूछते हो, तो कोई भी मतलब आप भी अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसमें, कोई भी अगर घर में आपके सदस्य होगा और वो सुबह उठ के आपको पूछेगा कि मुझे एक 500 रुपए दीजिए, हम कोई भी कितना भी कोई कमाता रहो 500 रुपए ऐसे निकाल के कोई देगा नहीं, वो पूछेगा भाई आपको क्यों चाहिए, क्या रीजन है कि आपको आज 500 रुपए चाहिए। सो इसी तरह से आप अगर किसी के पास पैसे मांगने के लिए लोन के लिए जाते हो, तो वहां पर वो आपको पूछेंगे ठीक है अगर हम आपको लोन देना चाहते हैं तो हम आपको क्यों दे, कैसे दे, आप उसका क्या करोगे। तो उन्हें आपको इस तरह से बिजनेस प्लान दिखाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये दिखाना बहुत जरूरी है। सो बिजनेस प्लान एटलीस्ट ये बता सकेगा कि आपने क्या सोचा है कि अगर पैसा आपके पास आ जाता है तो आप उसे कैसे उसे आगे पर्टिकुलर मशीनरीज और इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो और उसे कैसे रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं। अब ये सब चीजें जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में बताई है, तो डेफिनेटली सिर्फ प्रेजेंटेशन के ये जो स्लाइड्स है ये देखकर किसी को भी पूरी तरह से इसे याद नहीं रहेंगे, तो इसके लिए हमने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है। ये पूरा का पूरा इस बिजनेस प्लानिंग के लिए हमने एक चेकलिस्ट बनाई है। आपके स्क्रीन पे जो अभी एक यहाँ पर लिंक दिखाई दे रही है, उसे आप अगर नोट डाउन कर लोगे तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट कीजिए, वहां पर बिजनेस प्लानिंग की चेकलिस्ट अवेलेबल है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जो पर्टिकुलर बिजनेस प्लानिंग की सर्विस है, तो ये भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो पर्टिकुलरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो सर, इस तरह से है। हेलो, हाँ सर, वो लिंक आप फिर से बताओ ना एक बार लिंक। दिखाई दे रही है आपको? हाँ, वेट अ मिनट। हाँ, https://deasra.in/all free resources। ओके सर। ठीक है सर। ओके, अगर आपको ये सर्विस लेनी है और इसके लिए अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है, देन आपको सिर्फ फॉलोइंग जो 3 सिंपल क्वेश्चंस है उसके आंसर्स यस देने होंगे। फर्स्ट, हैव यू फाइनलाइज योर बिजनेस आइडिया। सेकंड, आपको उस बिजनेस आइडिया के बारे में कुछ नॉलेज या एक्सपीरियंस है। और थर्ड, आप कुछ ट्रेनिंग वगैरह आपने उस बिजनेस के लिए ली हुई है, तो आप ये सर्विस हमसे भी ले सकते हो। अब बिजनेस प्लान अगर आप बनाते हो तो उसका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने फर्स्ट स्लाइड से लेकर अभी तक देखा है, तो अगर आपका बिजनेस प्लान बन जाता है तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट हेल्प्स टू स्ट्रीमलाइन द आइडियाज। सेकेंड, अगर आप देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन। थर्ड, आप देखोगे एंश्योर्स द सिस्टमैटिक अप्रोच। फोर, आप देखोगे इट एड्स इन प्रोक्योरिंग लोन्स। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास आपका एक अच्छा बिजनेस प्लान होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ये जो बिजनेस प्लानिंग की सर्विस है, ये अगर आपको लेनी है तो इसमें आपको दो चीजें हमारी तरफ से डिलीवर की जाती है। फर्स्ट इज अ बिजनेस प्लान, उसमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन होता है, एंड सेकेंड होता है वायबिलिटी असेसमेंट। अब इसका जो कॉस्ट है वो है ₹2000 प्लस जीएसटी। अब इसमें आपको अगर असिस्टेंस चाहिए तो ये आप मैं इस स्लाइड को यहीं पे 2 मिनट के लिए रोकता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए and then we will continue again. I'll stop for 2 minutes.
ओके, सो अगर आपने ये पूरा नोट डाउन कर लिया है, मैं बस फिर से चाहिए तो अगर आपके लिए इसे रीड आउट कर देता हूँ। जो फोन नंबर है इसके ऊपर आप कॉल बैक कर सकते हो मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 AM टू 6 PM। आप इसे कॉल बैक कर सकते हो। अगर आफ्टर आवर्स भी करोगे तो आपको हमारी तरफ से कॉल बैक आ जाएगा। द नंबर इज 9373035540। आपका आपको वेबसाइट पे अगर आपको विजिट करना है, दैट इज www.deasra.in, या आप ईमेल भी कर सकते हो team@deasra.co.in। ट्विटर और फेसबुक के हैंडल्स पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। अब आपके कुछ अगर क्वेश्चन आंसर्स है उसे आप चैट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। हमें उसे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सेकेंड थिंग, अगर आपको अनम्यूट होकर भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैं बस इसके लिए स्क्रीन शेयरिंग जो है वो स्टॉप करता हूँ सो दैट आई कैन रीड। Prakash, like just as a because I also have my own venture and I already started it and I did a bit of planning when I started it. So basically for all of them, I'm Ashwara Kulkarni and I'm a part of the Asra team, but also an entrepreneur myself. So Prakash, can you just tell me what should be the main difference any business should consider between the planning while they're starting the business and the same planning while they're planning for the growth of the business? What is the main difference that is actually that can differentiate both the plans? Yes. So Aishwarya, I just want to answer this question. So before answering your question, I just want to remind all of you that हमने presentation के start में एक confused का एक picture देखा था. So the same thing, why that picture जो दोनों के लिए apply होता है, for the existing business owners who wants to grow and for the people who want to start new business. Now जो लोग होते हैं जिन्हें ग्रो करना है, बिजनेस ग्रो करना है, तो उन्हें कंफ्यूजन, मैंने बताया था कि क्या कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, नाउ दे हैव अ पर्टिकुलर प्रॉफिट, दे हैव अ पर्टिकुलर ब्रांच, या उनका एक शॉप है या एक यूनिट है उनका मैन्युफैक्चरिंग का वगैरह। नाउ इफ दे वांट टू एक्सपांड, वेदर दे वांट टू एक्सपांड इन दैट प्रीमाइसेस, वेदर दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांच या न्यू फ्रेंचाइज वो देना चाहते हैं, इस तरह से कंफ्यूजन हो सकता है। नाउ ग्रो कैसे करना है, अगर ये उन्होंने फाइनलाइज किया कि मुझे ब्रांच ओपन करना है, लेट्स से इफ वी टेक दैट एग्जांपल कि अगर हमें ब्रांच ओपन करना है तो वो ब्रांच हम कहाँ ओपन कर सकते हैं, यहाँ जहां पर ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है वही हमें एक्सपांड करना है या किसी और जगह पर जाकर करना है। अगर सेम सेम अगेन अगर हमें किसी और लोकेलिटी या किसी दूसरे सिटी में जाकर अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो अगेन जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था वैसे नहीं करना है, क्योंकि हमें एक्सपांड करना है। तो ये आपका जैसे सेकेंड आउटलेट है, या सेकेंड आउटलेट बनाते वक्त आपको देखना है कि वहां पर आपको कितना कैपिटल लगेगा, वहां पर फिर से आपको लोग लगेंगे, और दोनों आउटलेट के ऊपर आपको मॉनिटरिंग रखना है, तो उसके लिए आपको शायद से लोग लग सकते हैं। तो इस तरह से एग्जिस्टिंग बिजनेस और न्यू बिजनेस दोनों में प्लानिंग करने के वक्त आपको पर्टिकुलरली बिजनेस प्लान बनाना जरूरी है। फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस इट इज नेसेसरी कि आपका प्रीवियस रिकॉर्ड, जैसे कि आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आपने अकाउंट बनाया हुआ है, अगर आप 1 साल के ऊपर बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या आपका सॉरी फॉर दैट बैलेंस शीट या आपके बैंक स्टेटमेंट, ये जो भी रेडी होता है तो उसे थोड़ा सा देखकर या उसका उसमें जो भी आपके पर्टिकुलर है उसे देखकर आप नेक्स्ट इसका स्टेप ले सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास लेट्स से कैपेसिटी है कि आपकी जो भी मशीनरी है उसमें से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है ताकि आप 2 आउटलेट पर
मटेरियल सप्लाई कर सकते हो। इस तरह से अगर आपको एक्सपांड करना है तो डेफिनेटली आप एक जगह पर प्रोडक्शन करोगे और दूसरे आउटलेट में वहां पर जाके आपको सेल करना है। अगर ऐसा कंडीशन है तो वहां पर आपको कोई ना कोई तो भी सेल्स पर्सन, सेल्स के लिए वहां पर आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्नीचर है या इक्विपमेंट्स वगैरह है, तो वो वहां पर रखना बहुत जरूरी है ताकि आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अब आपके जब दो आउटलेट होंगे तो फर्स्ट आउटलेट एज वेल एज सेकेंड आउटलेट के बारे में, मतलब फर्स्ट जो एग्जिस्टिंग है उसकी कैपेसिटी और सेकेंड आउटलेट आने के बाद जो भी कैपेसिटी बढ़ने वाली है, तो उसके लिए आपके पास जो भी रिसोर्सेस है वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्सेस मतलब आपकी मशीनरी इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, वो अगर कैपेसिटी उसकी उतनी नहीं है, तो अगेन यू हैव टू परचेस इट। अगर आपको परचेस करना है तो अगेन यू नीड टू नो कि उसका कॉस्ट क्या है, एस्टिमेट उसका क्या होगा वो देखना होगा, अगेन उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या है वो आपको फिर से लिखने होंगे। तो इस तरह से आपको ये डिफरेंस है कि आपको एग्जिस्टिंग यूनिट एज वेल एज न्यू यूनिट इन दोनों का कैपेसिटी जो है वो आपको एग्जैक्टली उसे मैच करना बहुत जरूरी है। Okay. We have got one question from the attendees. या Food passionista, they want to know what are the deliverables included for the project report. So basically the report that we use for the yes. So in project report, if you see for business planning project report, इसमें जो हम बनाते हैं that not only includes just the profit and loss account statement या balance sheet, ये दो सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते। हम पहले शुरुआत जैसे मैंने बताया था कि हर एक चीज का स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, तो उसके अंदर प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर हर एक चीज होती है, जैसे मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, आपने जो डिपॉजिट दिया है, अगर किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी, यूटिलिटी डिपॉजिट हो गया, या आपका रेंट के लिए जो आप डिपॉजिट देते हो वो हो गया। साथ साथ में वर्किंग कैपिटल नीड्स में जो भी आपके स्टॉक होता है या डेटर्स होते हैं, ये सारी चीजों को प्रोजेक्ट जैसे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, ये फर्स्ट उसमें इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड थिंग, मीन्स ऑफ फाइनेंसेस, मतलब क्या होता है कि आपका फाइनेंस का सोर्स क्या क्या होने वाला है, आपका ओन कंट्रीब्यूशन कितना है, आप बैंक से लोन कितना लेने वाले हो, कहीं फ्रेंड या फैमिली से अगर आप कुछ पैसे लेने वाले हो, वो उसमें इंक्लूड किया जाता है। बाद में उसके अंदर फिर सेल्स, सेल्स के बाद रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट, दैट इज अ प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। मतलब अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो ये जो पर्टिकुलर ईयर है, करंट ईयर, उसके बारे में, देन नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद प्रोजेक्टेड 2 और 3 इयर्स। तो इस तरह से ये सारी चीजें बनाई जाती है। साथ साथ में आप अगर बैंक से लोन लेते हो तो वो लोन रीपेमेंट कैसे किया जाएगा उसका भी एक टेबल उसमें ऐड किया जाता है। इसके अलावा बैंकर के लिए कुछ वहां पर रेशियोज जरूरी होते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज, वो भी उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो एक डॉक्यूमेंट है, तो इसमें सारे प्रोजेक्टेड एक्सपेंसेस या जो भी 2 से 3 साल के लिए आपके सेल्स टर्नओवर वगैरह है, तो वो उसमें दिया जाता है और उसमें से वायबिलिटी असेसमेंट किया जाता है और वायबिलिटी का एक रिपोर्ट बनाया जाता है। So how much time does it require on average ये सब करने में project report? यस, सो मैम देखिए, अगर जैसे मैंने बताया कि अगर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आप जैसे भी इंफॉर्मेशन और जो टेम्पलेट्स हम आपको भेजते हैं वो आप हमें पूरी तरह से फिल आउट करके देते हो, तो उसके बाद हमारी तरफ से फिर से कॉल किया जाता है। उस कॉल में और कुछ अगर क्लैरिटी चाहिए उस इंफॉर्मेशन में, तो वो इंफॉर्मेशन क्लैरिटी हम ले लेते हैं, और उसके बाद विद इन 4 वीक्स, सॉरी 4 वर्किंग डेज में आपका ये बिजनेस प्लान रेडी हो जाता है। और मैं जो बिजनेस प्लानिंग की सर्विस के बारे में बोल रहे थे या जो रिपोर्ट के बारे में अभी प्रकाश बोल रहे थे, मैं यहाँ पे एक लिंक डाल रही हूँ, आप सब यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। एक सैंपल रिपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, जो अभी प्रकाश ने बताया कि क्या क्या चीजें होती है रिपोर्ट में, तो वहाँ पे आप सैंपल रिपोर्ट भी चेक कर पाएंगे। और अगर आपको बिजनेस प्लानिंग का रिपोर्ट बना के चाहिए तो उसकी भी सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी।
प्रकाश, हमें और एक क्वेश्चन आया है जहाँ पे मेरे ख्याल से Aishwarya, just a जी minute. जी I just want to make a small announcement. यस Actually, प्लीज our expert, Mr. Sudhir Gizre sir, has just joined this program. So he's also available. Sir, are you, hello? Am I audible, sir? Yes, am I audible, Prakash? Yes, sir, you're audible. Yeah, yeah, yeah. So, What you said is very correct, especially for existing and new. So in case of existing, they have a past financial background, and that past financial background, one has to take into account while creating a project report or a business plan for a expansion purpose as such. yes. Yeah. मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सुधीर गिजरे सर जो पिछले 7 सालों से हमारे साथ दे आसरा फाउंडेशन में है और वो हमारे मेंटर है। साथ साथ में मोर देन 3 decades सर जो है वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित बैंक के साथ उन्होंने जॉब किया हुआ है। सो आपके अगर जैसे क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चंस आपने यहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं, वो मैं सर को बताता हूँ और हम और जानकारी उसके बारे में सर की तरफ से लेंगे। So, sir, there is a question: is risk management and risk mitigation required in business plan? Yeah, very much. Risk management means suppose you have planned for a business or you have prepared a growth plan for a business, and there are various risks. Say for instance, Corona was also a big risk. Nobody anticipated that risk, but something happened like that. So there can be an internal risk or a external risks also. Say for instance, you don't have a skilled worker, or worker is not available on the required time and date. So there is a risk. So there are various risks in production also, in realizing the receivables also. तुम्ही माल क्रेडिटवर विकलेला आहे आणि 30 days नी you are going to get the funds. But within 30 days or even after 30 days, you don't get the funds. Then there is also risk in that. So you have to be selective in all respect to whom you will supply, from whom you will buy, quality material. Suppose the material is not up to mark, not up to quality, it requires lab testing. So before accepting material also, you have to rather do a lab testing in case of a certain required items. So risk is also always there. How you will mitigate the risk, that is rather more important. And what are the various ways and means you are going to introduce, these are also very important. Thank you, Prakash. Sir, there is a one more question. What is angel investment and where to look for them? Yeah, see, in case of De Asra Foundation, we help for traditional businesses, urban traditional businesses. But there are many businesses where now we call it as a startup. In case of a startup, there is angel funding is necessary as such. We go for a debt funding, that is the bank. From bank, you can raise the funds. We will approach a banker or a NBFC, and on your project report or a credit analysis, your credit worthiness, we will help you in getting bank loan, or under government loan schemes also we will help you. But angel funding, in that startup related things, we are not ventured so far. Yeah, thank you, sir. Priyanka Patil here. I had posted this question actually, and Okay. recently I have started my company in import export, and I've done a course from Maratha Chamber of Commerce. Okay.
Yeah, so the question was related to that only. That is for is angel investing means risky from import export point of view? No, see, a bank, in case of a import export business of yours, Yeah. banker can very well help you. Banker can give you a export packing credit, the limit also. We call it as the EPC limit. Banker will definitely help you, and you can able to take advantage of a government schemes also. There are n number of schemes from for the promotion of exports also. So under that you will able to get the benefit. So banker is giving a loan, and banker expects only a certain amount of profit by way of interest. So in case of export, it will be in the range of say 9 to 10% or even less than that. But in case of an angel investor, he will expect share in a profit. तुमच्या बिझनेस मध्ये तुम्हाला जो नफा होणार आहे तो कॅपिटल तो इंट्रोड्यूस करत असल्यामुळे त्याला तो तुमचा नफा आणि तो उद्या कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किंवा ही कॅन हॅव अ से इन हाऊ टू रन बिझनेस बिकॉज ही इज द कॅपिटल ओनर और इक्विटी ओनर एज सच इन अ कंपनी. That is not the case in case of a banker. Banker will help you. Banker wants repayment in time. Banker wants interest over the loan given, and banker will see my money is in safe hands. Investor will see a number of things, and he will be a partly owner of your business. So in case of a import export, my suggestion to you will be go for a loan from a bank under export finance or even for import, and there are n number of schemes available. Okay, got it. Thanks a lot. Yeah. Thank you. Okay, is there any more questions? And if still if you have any questions, or maybe later if you want to ask this question, you can contact us. We have already. Yeah, go ahead please. हॅलो सर, माझा पण हार्डवेअरचा बिझनेस आहे, तर त्याला ग्रो कसं करायचं वगैरे काही? येस, तेच सांगतो सर. सो या सो जे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स आम्ही दिले होते त्या कॉन्टॅक्ट डिटेल वरती जर तुम्ही कनेक्ट झालात ते तिथं आपल्याला 1-on-1 तुमच्याशी बोलता येईल आणि तुमचा एक्झॅक्टली काय तुम्हाला पर्टिक्युलर ऍडवाइस हवी आहे किंवा तुम्हाला एखादी सर्व्हिस हवी आहे तर त्यासाठी तुम्ही आम्हाला तिथे कॉन्टॅक्ट करा. कारण की असं सगळ्यांच्या ह्याच्यात आपल्याला काही फायनान्शियल्स किंवा असे तुमची इन्फॉर्मेशन आम्हाला मागता येत नाही. तर आपण जर 1-on-1 कनेक्ट झालो तिथं तर तिथं आपल्याला डेफिनेटली बोलता येईल. ओके सर. ओके, सो इफ यू अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है, यस डॉक्टर आरती व्यास, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज आस्क. Yes, sir, sorry, I have just joined. Actually, I have to attend this session. So my request is it possible if I'll get the recording of this session? Yes, ma'am. Aishwarya, is it possible? Yes, Aarti ma'am, you would be able to get the recording. Also, you will find the whole session on Facebook page as well. So the whole session will be available on Facebook. So wherever you find it comfortable, you can. So is it possible for you to share the link here? So I'll just watch it out. For Facebook. Yes, I'll share the page link. The recording will be updated in say half an hour from now. Okay, sure, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah. सो एज आई सेड, आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है या आपको बाद में फेसबुक या यूट्यूब पर ये सेशन देखने के बाद अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमें कनेक्ट हो सकते हो. जैसे मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोग सब लोगों के साथ शेयर किए हैं. आप हमारे वेबसाइट दैट इज www.deasra.in पर भी जाकर वहां से हमें कनेक्ट हो सकते हो. अगर आपके बिजनेस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, एग्जिस्टिंग बिजनेस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप हमें फॉलो कीजिए या हमारे वेबसाइट के ऊपर आप जरूर विजिट कीजिए. सो we will close this session for at now. Okay, thank you all of you. Okay sir, thank you. Thank you, thanks a lot.